करना आज सेकंड नंबर। पहला आईएमपी क्वेश्चन, वाई ट्रांसपोर्टेशन कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मिला सबको? ठीक है, ट्रांसपोर्ट को इकोनॉमी की लाइफलाइन क्यों कहते हैं। अब मान लो आपने पढ़ा एक आध बार और अब मर्जी से लिख के आना है। तो कच्चे माल को इंडस्ट्री तक, तैयार माल को मार्केट तक ले जाता है, पब्लिक की मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर, कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? तीनों सेक्टर को आपस में कनेक्ट करता है, टाइम को कम करता है, टाइम को कम करता है ना। पहले अगर इंसान बैलगाड़ी से ले जाता था या खुद सेल्फ लेके जाता था, अगर व्हीकल से लेके जा रहा है तो टाइम कम हो रहा है ना। ठीक है, ये मर्जी से सोच के लिखेंगे, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट आंसर इसका सामने हमारे अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन मूविंग रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज। इसमें याद करने की जैसा कुछ है, याद होगी पहली लाइन। दूसरी लाइन, इट हेल्प फिनिश गुड्स रीच मार्केट एंड कंज्यूमर्स। तैयार माल को, फिनिश्ड गुड को कहाँ तक पहुँचाना? मार्केट तक और कंज्यूमर तक। दूसरा, इट कनेक्ट विलेज, टाउन, सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। विलेज को, टाउन को, सिटी को, इंडस्ट्री को आपस में जोड़ता है। फिर इट सपोर्ट ट्रेड, बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रेड को, बिजनेस को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट रन स्मूथली। ट्रांसपोर्टेशन के बगैर इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाना आसान नहीं होगा। अब ये 5 पॉइंट तो हैं। अब आप चाहते हो कि हमको तो और लिखना है इसके अंदर। इनके बाद अगर आप चाहें, वैसे ये इनफ हो गया, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनफ आंसर हो गया। अब अगर आपको फिर भी कुछ और इसमें फेंकना है तो मर्जी से क्या लिखोगे, क्या दे सकते हैं हम। फिर अब यहाँ पे आप वो सारी बातें लिख देना कि देयर आर मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नाउअडेज, रोड, बस, ट्रेन, एरोप्लेन्स, वाटरवे, दे आल्सो हेल्प इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक दो लाइन ऐसे करके और फिलअप कर देना, जरूरत है नहीं। पर फिर भी आपको लगे कि आंसर कम लग रहा है हमको और ये आंसर बहुत अच्छा लिख के आना है हमको, तो फिर और बढ़ा देना। पर पहले क्या लिखना, पहले मत ऐसा मत सोचना कि पहले हम फेंकने का काम कर देते हैं, बाद में जो याद है वो लिख दें। सुन लिया? वैसे एक्स्ट्रा लिखना, फालतू की चीज़ लिखने के मार्किंग नहीं मिलती है। ये अपने मन की संतुष्टि होती है कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जो एग्जैक्ट लिख दिया नंबर मिल गया बस, है ना। फिर भी ऐसा लगे जैसे स्कूल वाले बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं लिखा तो नंबर कम देंगे, इतना छोटा आंसर लिखा। आदत पड़ी हुई है ज़्यादा बड़े बड़े आंसर लिखने की, तब ऐसा करना है। याद हो जाएगा ये, फटाफट एक दो बार पढ़ लोगे ना तो अभी याद हो जाएगा। अपने पास ऐसे कोई 2 4 10 दिन की छुट्टी नहीं मिली है सोशल में, है ना। 4 बुक हैं और छुट्टी 1 दिन की 2 दिन की बची। अब कल तो कोई ऐसा पढ़ा नहीं होगा किसी ने, जिनने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। फटाफट 5 लाइन पढ़ लो क्या क्या करता है, क्यों कहते हैं लाइफ लाइन से। और आखिरी में जब लाइन खत्म हो जाए आपकी तो एक बात जरूर लिखें, सो ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद जरूर लिखें ऐसा। वाई रोड ट्रांसपोर्टेशन मोर इंपॉर्टेंट देन रेलवे। रोड ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से इंपॉर्टेंट क्यों है? रोड ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से इंपॉर्टेंट, तो देखो, डोर टू डोर सर्विसेज, है ना, घर तक पहुंच उपलब्ध कराता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे घर तक नहीं आता। यहाँ अपने मोहल्लों में रेल नेटवर्क है क्या? नहीं। ठीक है। दूसरा, इसको बनाना चीपर है, इसको बनाना शॉर्ट डिस्टेंस में बनाया जा सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है। रिमोट एरिया, रूरल एरिया को, छोटे रूरल एरिया को सिटी से जोड़ने के लिए अच्छा है। रेल नेटवर्क के फीडर का काम करता है, रेल नेटवर्क तक पहुंचने का काम करता है। कहां तक पहुंचने का? अगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है तो काय से होके जाएंगे अपन? रोड नेटवर्क से।
ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हमारे कंट्री के 4 बड़े शहर, हमारी कंट्री के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला रोड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। देखिए, ये यहां पे दिल्ली हो गया, यहां पे कोलकाता हो गया, यहां पे चेन्नई हो गया, यहां पे मुंबई हो गया। तो ये 4 बड़े सिटी को जोड़ने वाला रोड ही कौन है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अरे बोलो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से सिटी जुड़ रही हैं? दिल्ली, कोलकाता, ये एक्सप्रेस हाईवे है। कौन है? 4 बड़ी सिटी। अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आता है, ये मैंने जो मैप बनाया, कितने लोग ऐसा मैप बना सकते हैं? मैंने जो बनाया, बना लोगे ऐसे मैप? अगर मान लो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और आपने ऐसा हल्का सा मैप बना दिया। मैंने बहुत अच्छा मैप नहीं बनाया, मैं बता दे रहा हूँ। पहले मैंने एक डॉट लगाया यहाँ, एक डॉट यहाँ लगाया, एक डॉट यहाँ लगाया, एक डॉट, और यहाँ हल्का सा इस तरह से लेके गया, पेंसिल से बनाना है, और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा झुका के मैप बना दिया। और मैंने यहाँ दिल्ली लिख दिया, यहाँ कोलकाता, यहाँ चेन्नई और मुंबई। ठीक है, अगर ऐसा बना के आ जाए, जरूरत नहीं है, इंप्रेसिव आंसर दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं, काहे के लिए? ठीक है, टाइम है आपके पास और आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो आप ये बना के आ जाएं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और कॉरिडोर। ठीक है, अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? अभी आगे और क्वेश्चन आएगा, उसमें भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पेपर ठीक गया था तुम्हारा? पूरे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वगैरह सही है गलत? — 75 आउट ऑफ 75 बोल सकता है कोई? आ जाते, पेपर इजी था। चलो कोई बात नहीं, इसमें देखना पूरे, इसमें सब कुछ लिख के आना है। सुन लिया? इसमें सब कुछ लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। नेशनल हाईवे, बेटा जल्दी से नेशनल हाईवे पढ़ लो। दैट कनेक्ट मेजर सिटीज स्टेट। बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे बनाती है। स्टेट हाईवे कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट हाईवे भी कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है, पर छोटे रूरल एरिया को सिटी से कनेक्ट करते हैं, कैपिटल जिले से कनेक्ट करते हैं। बॉर्डर रोड क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो कंट्री की बाउंड्री पे जो रोड बने हैं वो कौन से रोड हैं? बॉर्डर रोड, सीमांत सड़कें। दे हेल्प इट प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। दे हेल्प टू मूवमेंट ऑफ आर्मी एंड डिफेंस इक्विपमेंट। आर्मी और डिफेंस इक्विपमेंट के मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। दे इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड रिमोट बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया की कनेक्टिविटी दूसरी जगह से कराते हैं। ट्रेड और टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। रेल नेटवर्क कन्वीनियंट कहाँ है? रेल नेटवर्क कहाँ पर कन्वीनियंट होता है? रेल नेटवर्क कहाँ पर कन्वीनियंट होता है? रेल नेटवर्क कहाँ कन्वीनियंट होगा? इसका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट कन्वीनियंट इन डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स, बिकॉज जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो और प्लेन एरियाज हो वहां पर रेल नेटवर्क कन्वीनियंट है। कारण फ्लैट सुटेबल फॉर रेलवे ट्रैक। फ्लैट लैंड रेलवे ट्रैक बनाने के लिए सुटेबल होती है।
इट इज चीपर टू बिल्ड रेलवे इन प्लेन्स, मैदानी एरिया में रेल नेटवर्क को बनाना आसान होता है। इट कैन कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स, रेल नेटवर्क के थ्रू ज़्यादा गुड्स लाया ले जाया जा सकता है। ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये हेल्पफुल है। कौन? रेल नेटवर्क। तो रेल नेटवर्क कहाँ सुटेबल है? जहाँ पॉपुलेशन कैसी हो? डेंस हो, और एरिया कैसा हो? लैंड कैसी हो? फ्लैट हो, प्लेन एरिया हो, मैदानी भाग हो। ठीक है। एक बार ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कहाँ रेल नेटवर्क सुटेबल है, पढ़ लो। अब इसमें ये मत बोलना कि इतने सारे क्वेश्चन क्यों याद करेंगे। क्वेश्चन बड़ा आएगा, ज़्यादा नंबर का आएगा, इजी है, 4-5 लाइन ही पढ़ना है, आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसा अगर मान लो यहाँ से मैंने 7 क्वेश्चन दिए और आपने 6 कर लिए और वही छोड़ दिया जो 7वां था, ठीक है, तो ये मत सोचना और में तो आएगा, नहीं, और में कुछ और आ गया। बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना। यहाँ से कई सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें वो तो मैंने ऐड की नहीं है, तो याद रखें, छोड़े नहीं कुछ, पढ़ें जरूर। आप इसको पढ़ लोगे, हर चीज़ को एग्जाम के अंदर लिख के आओगे कुछ ना कुछ। और पढ़ें कैसे? समझ के पढ़ें थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बस पढ़ लिया मतलब क्या, हमें पता क्या है ना। कुछ बच्चे 10th में बिल्कुल आने के बाद उनको इतना पढ़ने के बाद भी इतना करके नहीं आ पा रहे हैं कि पास हो पाए। कम से कम लोग 75 आउट ऑफ 75 की कोशिश कर रहे हैं, बस एक गलत हो रहा है, ऑब्जेक्टिव 2 गलत हो रहे हैं, बाकी थ्योरी में एक आध इधर उधर से माइनस होंगे तो ठीक है, अदरवाइज सब बेटर है। ठीक है। बाकी लोग कर ही नहीं पा रहे, पास नहीं हो पा रहे, 25 नंबर का कर रहे हैं, 30 नंबर का करके आ रहे हैं, वो भी किसी से पूछ के कर रहे हैं। बताओ, अरे पढ़ो ना बैठ के घर पे, क्यों नाम खराब कर रहे हो। अभी आज का दिन है, कल का दिन है, अच्छे से पढ़ लो, कॉन्फिडेंशियली पेपर अटेम्प्ट करना। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि अगर याद नहीं करोगे 2-4 बार तो लिख दोगे जाके। हलवा नहीं सोशल कि उठाया और खा लिया, जैसे ऐलान हुआ बिस्मिल्लाह कीजिए, उठाया और खा लिया, है कि नहीं। पढ़ लें जरा इसको। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड? बॉर्डर रोड का सिग्निफिकेंस अभी पढ़ के आए, ऊपर पढ़ के आए ना, आर्मी के इक्विपमेंट लाने ले जाने में, वहाँ के डेवलपमेंट में, टूरिज्म में, ठीक है। और रोड नेटवर्क का, रेल नेटवर्क का कहीं से भी आए इंपॉर्टेंस, एक बात तो लिख सकते हैं, टूरिज्म में हेल्प करेगा। टूरिज्म में रेल नेटवर्क भी यूज़ होता है, टूरिज्म में बस से भी आना जाना करते हैं, एरोप्लेन से भी आना जाना करते हैं, तो इनके इंपॉर्टेंस की बात जब भी आए तो आखिरी में एक लाइन जरूर लिख देना, हेल्प टू डेवलपमेंट इन टूरिज्म। अरे लिख सकते हैं ना, जब इंपॉर्टेंस पूछे तब, लिमिटेशन पूछे तब मत लिख देना कि टूरिज्म में, लिमिटेशंस में मत लिख देना, ठीक है। चलो, दे हेल्प इन क्विक मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, सेना के फास्ट मूवमेंट के लिए। व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रेड? डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल और लोकल ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब है? इंटरनेशनल और लोकल ट्रेड में अंतर बताइए। देखो, ट्रेड का मतलब चीजों को सेलिंग करना, परचेस करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या परचेस सेलिंग, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेड मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल, प्लेस एंड कंट्रीज। बिटवीन पीपल, प्लेस एंड कंट्रीज। मिला तुम्हें क्वेश्चन? ठीक है। लोकल ट्रेड क्या होता है? कंट्री के अंदर, विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर चीजों को सेल करना, परचेस करना, क्या है? इंटरनल। और इंटरनेशनल, डिफरेंट कंट्री के बीच। इसमें लोकल करेंसी यूज होती है। लोकल करेंसी कौन सी? हमारे यहाँ जो रुपया चलता है वो यूज होगा। यहाँ डॉलर और पौंड और यूरो में हम चीजों को लेंगे बेचेंगे, ठीक है। फॉरेन करेंसी चलेगी, इसमें रूल्स नहीं हो, हमारी कंट्री में चीज़ों को लेने देने के रूल्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ के लिए कस्टम ड्यूटी वगैरह लगेंगी। तो ये कितना इजी है, मर्जी से भी लिख सकते थे। अरे हमारे लोकल बिजनेस में हमें लोकल करेंसी लगेगी और बाहर इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन करेंसी का यूज होगा। लोकल बिजनेस में कोई रूल्स होंगे ऐसे खास नहीं,
इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए रूल्स हैं, ड्यूटीज हैं। चलिए, ये वही क्वेश्चन है जो पहले पढ़ा दिया कि कम्युनिकेशन को मीन्स ऑफ लाइफलाइन क्यों कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लाइफलाइन क्यों कहते हैं, वही क्वेश्चन है। तो लिख के आ जाओगे? अरे लिख के आओगे कि नहीं लिख के आओगे? अब ये क्वेश्चन ना सुनो, ये वाला इंटरनेशनल ट्रेड का लास्ट 15 ईयर में क्या चेंजेस आए, ये क्वेश्चन एक ही बार आया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जिन लोगों को याद करना हो कर लेना, जिनको नहीं करना मत करना, मैं इसको समझा दे रहा हूं। पिछले 50 साल में क्या चेंजेस आया हो तो मर्जी से भी लिख सकते हैं भैया, पिछले 50 साल में जो चेंज आया वो तो आया, लेकिन हम पिछले 10 साल में चेंजेस देखें तो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स और ये सारी बातें फिर मर्जी से बना के लिख देना। ये तो चेंजेस आप खुद ही देख रहे हो। पहले चीज़ों को कैसे डायरेक्ट फिजिकली खरीदते थे, जाना पड़ता था दुकान के अंदर, आज कैसे खरीद रहे हैं अपन, हर चीज़ ऑर्डर कर दो घर पे पहुंच रही है। ठीक है, तो ये तो बड़ा चेंजेस है, अभी रिसेंट में देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये एक बात तो लिख ही देना। पर ये क्या कह रहा है, बड़ा है, इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ गया। नाउ ट्रेड मोर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है तो ज्यादा ट्रेड होने लगा है। मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है, पहले मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी। कब से आई मल्टीनेशनल? 1991 के बाद से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है। बाकी ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल ट्रेड, ये सब भी इंक्रीज हुए हैं। ये सब चीज़ें लिख के आ जाना इसमें। जिनको याद हो अच्छे से पढ़ ले, जिन्हें याद नहीं हो उसको छोड़ सकता है, एक ही बार आया हुआ है ये। मेन प्रॉब्लम इंडियन रेलवे की क्या प्रॉब्लम है यार, मर्जी से लिख देंगे। रेलवे ट्रैक ब्रिजेस आर वेरी ओल्ड, ट्रैक और ब्रिजेस वेरी ओल्ड है। भीड़ भाड़ रहती बहुत ज्यादा, क्या रहती है? अरे रहती कि नहीं रहती भीड़ भाड़? एक्सीडेंट होते रहते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। मेंटेनेंस इन सम एरियाज, इनको रिपेयर वगैरह करने की कॉस्ट कैसी आती है? ज़्यादा आती है। उसके बाद यहाँ पे और लिख सकते हैं कि चेन पुलिंग एंड थेफ्ट। चेन पुलिंग भी एक कारण है, थेफ्ट भी एक कारण है, और ट्रेवल विदाउट टिकट भी एक बड़ा कारण है। ये पॉइंट जरूर लिखना, ट्रेवल विदाउट टिकट। अरे बिना टिकट के ट्रेवल करते लोग, नुकसान होता है कंट्री को, है ना? याद रहेगा। एक लाइन और लिख सकते हैं कि ट्रेन के सामने एनिमल वगैरह आ जाए, केटल वगैरह आ जाए, जिससे एक्सीडेंट को इनविटेशन मिलता है। ठीक है, स्ट्रे कैटल कम्स इन फ्रंट ऑफ ट्रेन, इट इनवाइट द एक्सीडेंट। ओके, अब जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उनको देखो। अब यहां से एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट के बारे में लिखिए। कौन से पोर्ट? ईस्टर्न कोस्ट के। अब एक क्वेश्चन और आया, वाटरवे का इंपॉर्टेंस। सोचो, वाटरवे का इंपॉर्टेंस पूछ लिया, सब पढ़ लिया अपन ने। वाटरवे का इंपॉर्टेंस पूछ लिया, सब पढ़ा, ऊपर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे पढ़ लिए। उसने पूछ लिया पाइपलाइन का इंपॉर्टेंस बताइए। समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछेगा ऐसे क्वेश्चन? मालूम है बच्चे ने आईएमपी सब पढ़ रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे उसको रुक जाना में ले जाया जा सके।
चलिए सुनिए आप, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गवर्नमेंट स्कीम है जो कब स्टार्ट हुई? 2000। इट एम टू कनेक्ट रूरल एरिया विथ ऑल वेदर रोड, रूरल एरिया को 12मासी सड़कों से जोड़ना। ऑल वेदर रोड मतलब ऐसी सड़कें जो हमेशा चालू रहें। तो ऐसी भी सड़कें होती हैं क्या जो बंद हो जाती हैं? हाँ, रूरल एरियाज में बारिश के दौरान जहां पक्का रोड नहीं होता है वो बारिश में बंद हो जाती है, वहां आना जाना पॉसिबल नहीं होता है। पहले ऐसा होता था, ठीक है, बारिश में रोडें बंद रहेंगी और जाना है तो कीचड़ में फंस के जाना है पैदल आपको, ठीक है। देखिए, और इट हेल्प इन इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और विलेज। ये है इसके इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। मेन बात क्या है? प्रधान एक स्कीम है जो कब स्टार्ट हुई? 2000 में। इससे रूरल एरिया को किससे जोड़ रहे हैं? सिटी को मेन रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, ऑल वेदर रोड से कनेक्ट कर रहे हैं। इधर भी ध्यान दे लो जरा। मोर इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में एयर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बेटर है। क्यों? अब एक बात, एयर ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंट आए तो उसमें लिख देना नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बेहतर, बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि ये वाले जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो हिली रीजन है, ठीक है, तो वहां पे रोड बनाना, रेल बनाना आसान नहीं है। तो वहां कौन सा नेटवर्क सही है? एयर नेटवर्क, ओके, है ना। एक बार आंसर पढ़ो, इसका आंसर पढ़ो। देखते हैं। चलिए, तो रिवर एरिया में, घने जंगलों के एरिया में ये वाला जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा बेटर है। लिख दोगे नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ट्रांसपोर्ट ठीक है? एयर ट्रांसपोर्ट। ये आए हुए क्वेश्चन है, आपको पहले भी लिखा हुआ यहां पे रिपीटेड क्वेश्चन लिखे हुए ना। अब अगला है एयर ट्रांसपोर्टेशन मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा पढ़ लिया, एयर ट्रांसपोर्टेशन के इंपॉर्टेंस आ गया, मर्जी से लिख के आओगे। फास्टेस्ट मीन है, कैसा है? इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
वेरी यूजफुल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के दौरान यूजफुल है कौन सा ट्रांसपोर्टेशन? नेचुरल डिजास्टर के दौरान कौन सा ट्रांसपोर्टेशन? एयर। इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म के लिए भी हेल्पफुल है। मेन एयरलाइन ऑफ इंडिया, इंडिया की एयरलाइन एयर इंडिया, इंडिगो, विस्टारा, स्पाइस जेट और आकाश एयर। आकाशा नहीं, आकाश है, गलती से लिखा है वो। फैक्टर अफेक्टिंग रेलवे नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। रिलीफ एंड टेरेन, फ्लैट एरिया होना चाहिए। कैसा एरिया होना चाहिए? फ्लैट एरिया सुइटेबल है, हिली एरिया सुइटेबल नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेलवे नेटवर्क को फायदा होगा, नहीं तो रेल नेटवर्क का फायदा नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां डेवलपमेंट अच्छा है वहां रेल नेटवर्क ज्यादा सुइटेबल है, जहां डेवलपमेंट कम है वहां रेल नेटवर्क सुइटेबल नहीं। सी पोर्ट लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट, इसके बारे में बात कर रहा था मैं। ये जो क्वेश्चन आता है, अगर आया हुआ है फिर से आ सकता है, ईस्टर्न एरिया में कौन से सी कोस्ट हैं? तो आप क्या करेंगे, या तो देखो पहले नाम पढ़ लो, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तुतिकोरिन, दिस पोर्ट मेनली सपोर्ट ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इतना लिख के आ जाओ। या फिर इतने लिखने के बाद अगर आपने ये डायग्राम बना दिया, ये ईस्ट कोस्ट बना दिया आपने, इधर वाले बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। यहां पे आपको लिखना है कोलकाता, क्या लिखना है? कोलकाता के बाद उड़ीसा में आएगा पारादीप, कौन आएगा? पारादीप। पारादीप के बाद यहां आएगा विशाखापत्तनम, कौन आएगा? विशाखा। फिर उसके बाद यहां आएगा चेन्नई भी है ना अभी, फिर तुतिकोरिन, समझ गए? इतना एक एरिया बनाना, इस तरफ का नहीं बनाएंगे तो चलेगा। बना दिया? अरे बनाया कि नहीं बनाया? अब मुझे ये बताइए, ये कौन सा एरिया? ईस्ट है। कौन सा एरिया है? ईस्ट कोस्ट है। तो इससे हम किधर ट्रेड करेंगे? उस तरफ, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ट्रेड करने में हेल्प करते हैं ये सारे के सारे पोर्ट। याद रहेगा? कितने लोगों को ये भी नहीं मालूम पोर्ट क्या होते हैं? मालूम है पोर्ट क्या होते हैं? मालूम है पक्का? मालूम है, स्कूलों में बहुत अच्छा पढ़ाया होगा। क्या होते हैं? जहां से जहाज उड़ते हैं। जहां पे शिप आके रुकते हैं और जहां से डिपार्ट होते हैं, उस जगह को पोर्ट कहते हैं। बताओ यार, 10th क्लास में ये बताना पड़ रहा है, 3rd के बच्चों को मालूम रहता है पोर्ट क्या होता है। ठीक है ना? चलो, ये क्वेश्चन आएगा तो ये बना के आओगे, बोलो समझ आया क्या बनाने? तो इसका आंसर जहां लिखा है ना नोट्स में, वही बना लो। एक इस तरह से एक हाफ मैप बना लो और हाफ उस तरफ राइट साइड में ये सब लिख लो कि पहले कोलकाता, फिर पारादीप, फिर विशाखापत्तनम, चेन्नई और तुतिकोरिन लिख के आना है, क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है, आया हुआ है। हाँ ऐसा चलेगा एक तरफ। गुड। आप मान लो अब एक डिफरेंस आया वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बीच। कौन सा डिफरेंस? वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, एयर ट्रांसपोर्ट कहां चलता है? एयर में चलता है। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन है, वाटर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो है गुड्स हैं वो हैवी और बल्की गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। हैवी और बल्की गुड्स का ट्रांसपोर्ट काय में होता है?
वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, और एयर ट्रांसपोर्ट महंगा है। तो ये मर्जी से भी लिख सकते थे, वाटर ट्रांसपोर्ट और इधर एयर। स्लो मीन्स और ये फास्टेड, सस्ता है और ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इंटरनेशनल भी हो सकता है, कंट्री के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। नदी और सी होना चाहिए, इसके लिए रनवे होना चाहिए, प्लेन कहां के रुकेगा, रनवे। वेदर कंडीशन, तूफान उफान आएंगे समुद्र में तो जहाज वगैरह नहीं चला पाएंगे। कर लोगे? अरे करके आओगे कि नहीं करके आओगे, बोलो जल्दी। कर लोगे पक्का? अब अगर मैंने यहां पर इस क्वेश्चन में बोला साउथ ईस्ट पोर्ट, कौन से पोर्ट बोले, सॉरी ईस्ट कोस्ट के पोर्ट, तो वेस्ट कोस्ट वाले पोर्ट भी तो होंगे। तो वेस्ट कोस्ट कहां है, इस तरफ, ये वेस्ट कोस्ट हो गया। तो यहां सबसे पहले यहां पर कौन सा पोर्ट आएगा, कांडला पोर्ट, गुजरात। कौन सा पोर्ट? फिर यहां पे मुंबई, फिर यहां पे मर्मागोवा। कौन सा पोर्ट? मर्मागोवा। फिर केरला में आ गया एन्नोर। नहीं, केरला में एक और पोर्ट है, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये लिख के आ जाना है कौन कौन से पोर्ट हैं। इधर से कहां से ट्रेड होएगा, गल्फ कंट्री से ट्रेड होएगा। इधर कहां से ट्रेड होएगा, गल्फ कंट्री, और यूरोपियन कंट्री, गल्फ कंट्री पे ट्रेड करेंगे इससे, ठीक है। ऐसे करके ये चैप्टर हो जाता है एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से क्या जुड़ा हुआ है, बोलो। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में दो जगह आएंगी, सिलचर और सिलचर कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, और पोरबंदर कहां है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which mode of transportation produce transshipment losses and delay? Pipeline losses, transshipment losses and delays, इसका मतलब समझिए। अब एक क्वेश्चन छूट गया कि पाइपलाइन का इंपॉर्टेंस, पाइपलाइन के ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस मैं समझा दे रहा हूं, आ जाए तो मान लो आ गया और आपने और वाला भी नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे लिखना है। देखो आप यहां से मान लो हम राइस लेके जा रहे हैं, 2-4-10 ट्रक, इसको रेल नेटवर्क के वहां लेके माल गाड़ी में लोड करना है, तो पहले गोडाउन से ट्रकों में भरेंगे, तब कुछ ना कुछ लॉस होएगा, ठीक है। और फिर ट्रकों से रेलवे के अंदर रखेंगे, वहां रेलवे के वहां डॉक गाड़ियां रुकती, वहां कुछ दिन रखना पड़ेगा, वहां लॉस होएगा। फिर वहां से जहां उतारेंगे वहां लॉस होएगा ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट लॉस। क्या बोलते हैं? लेकिन पाइपलाइन के केस में ट्रांसशिपमेंट लॉस नहीं होता और डिले भी नहीं होता। यहां से आपने, अरे डिले होता है कि यहाँ पे पानी के मोटर दबाई ऊपर चढ़ जाता है कि नहीं पानी, ऐसे ही। अच्छा, पाइपलाइन से क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम, ऑयल और गैस। क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विथ HVJ? HVJ में कौन कौन आ रहा है, हजीरा, विजयपुर, और हजीरा कहाँ है, गुजरात में, विजयपुर MP में, जगदीशपुर UP में, उत्तराखंड में नहीं, UP में। तो महाराष्ट्र इसमें नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, गुजरात आ रहा है और उत्तर प्रदेश आ रहा है, महाराष्ट्र नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, लगा के आना इसको। अरे सुन लिया, HVJ पाइपलाइन कहां से नहीं जाती है, महाराष्ट्र से, गुजरात से शुरू होती है, मध्य प्रदेश में आती है, फिर UP तक जाती है, लेकिन कहां नहीं जाती, याद रहेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा। ये वही क्वेश्चन है, ये वही उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके साइंस में था कि गैप बिटवीन न्यूरॉन इज साइनेप्स, हर पेपर में मिलता है, ऐसे ये भी हर पेपर में, ठीक है, याद रखें। और समझ लो ये क्वेश्चन नहीं है तो पेपर टफ बन सकता है फिर, है ना।
डीपेस्ट पोर्ट, सबसे गहराई में बना हुआ पोर्ट कौन है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखा। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? रेल ट्रांसपोर्टेशन। एक से ज्यादा कंट्री के बीच ट्रेड होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। ये कौन सा नया चैप्टर आ गया? आई होप। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस लिख के बताइए। वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। चलो इतना याद कर लो, इतना याद करो जल्दी। और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, पहला इंपॉर्टेंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट। ये बायोडाइवर्सिटी पढ़ लें जरा। वैरायटीज प्लांट्स की, एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की क्या कहलाती है? ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टेड डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। पेड़ पौधों के डिस्ट्रॉय होने में ह्यूमन एक्टिविटी कैसे रोल प्ले कर रही है? ह्यूमन एक्टिविटी, ये पॉइंट्स है यार, है ना। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन पे 2 पॉइंट, जंगलों को काटना और शहरों को बसाना, ये बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जिसको याद नहीं हो इतना कर लेना, जो भोन टाइप के बच्चे हैं। नाम लेके नहीं बता रहा हूं किसी का भी, है सुन लिया रे उधर, सुन लिया तूने? नाम नहीं ले रहे तेरा कोई, तूने सुन लिया? तूने सुन लिया? हाँ हाँ, नाम नहीं ले रहे कोई तेरा, सुन लिया ना? पर हाँ, रिसोर्सेस क्या है, इसके टाइप्स, एनीथिंग अवेलेबल इन एनवायरमेंट। रिसोर्सेज की डेफिनेशन हमने पहले चैप्टर में कर ली है ना। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड, और कौन से रिसोर्स नेचुरल है देखो, पढ़ लो जरा। लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। ह्यूमन मेड, रोड, मशीन और बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, कौन है? मैन मेड, ओके। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स कौन है? पीपल एंड देयर स्किल्स, ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। सेंचुरी क्या है? जहां वाइल्ड लाइफ को उन्हीं के प्लेस पर जहां वो हैं मौजूद वहीं प्रोटेक्ट करना क्या कहलाती है? सेंचुरी, ओके। क्रिकेट वाली सेंचुरी नहीं है ये, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। थ्री मूवमेंट, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 3 मूवमेंट का नाम लिखिए। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट और बिश्नोई मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कहां हुआ? एपिको, बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान वगैरह में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। रिजर्व फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट एरिया का मोर देन हाफ, टोटल फॉरेस्ट एरिया का मोर देन हाफ कौन है? रिजर्व फॉरेस्ट।
प्रोटेक्टेड 1/3, टोटल फॉरेस्ट का 1/3 क्या है? प्रोटेक्टेड। कितना है? अनक्लासिफाइड, जो इन दोनों में नहीं आ रहा है, जिसकी काउंटिंग अभी गवर्नमेंट ने नहीं की है, वो है अनक्लासिफाइड। इंपॉर्टेंट लाइन देखना यहां पे, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को मिला के बनेगा परमानेंट फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड को मिलाकर कौन सा फॉरेस्ट बन रहा है? एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन है? परमानेंट। मध्य प्रदेश इज लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, 75%। हमारे एमपी में टोटल फॉरेस्ट का 75% परमानेंट फॉरेस्ट है। समझ गए? उसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में कौन सा फॉरेस्ट है? रिजर्व। बिहार, हरियाणा, पंजाब वगैरह में प्रोटेक्टेड। और ईस्टर्न एरिया और गुजरात का कुछ पार्ट, वहां पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। ये लाइन आप याद रखें ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। मेन जो लाइन है वो ये है कि कितना परसेंट रिजर्व्ड है? मोर देन हाफ। कितना परसेंट प्रोटेक्टेड है? तो 1/3। ठीक है। एमपी में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट है? तो परमानेंट, स्थायी वन। ओके। फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करें भैया? फॉरेस्ट बचाने से क्या फायदा है? तो फॉरेस्ट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड, ऑक्सीजन देते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लाइवलीहुड चलाते हैं। ओके। तो फॉरेस्ट को बचाने में तो मर्जी से भी लिख सकते हैं क्यों बचाना है, कि भैया हम जंगलों में घूमने जाते हैं छुट्टियों में, है ना, कहीं भी टूरिज्म के लिए जाते हैं हम, ऐसा मर्जी से भी लिख सकते हैं, है ना। लकड़ी वगैरह काटते हैं, ट्राइबल एरिया को खाने पीने के लिए, रहने के लिए जगह देते हैं, इसलिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिटी कंजर्व प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और एग्जाम्पल दीजिए। कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या है सुनिएगा जरा। जब लोकल पब्लिक फॉरेस्ट को बचाने के लिए अलग अलग मेजर्स अप्लाई करती है, उसको कहेंगे हम कम्युनिटी कंजर्वेशन। ठीक है। जैसे मेनी कम्युनिटीज वर्शिप फॉरेस्ट एंड एनिमल, पीपल फॉलो ट्रेडिशन मेथड। जैसे कई लोग बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, इनको काटना, इनको नुकसान पहुंचाना क्या समझते हैं? इससे अनफेड समझते हैं कि नहीं ये गलत है। ठीक है। और इनको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ एनिमल को गॉड और गॉडेस मानते हैं, तो उसको भी हंटिंग नहीं करते, ना उनकी हंटिंग करने देते हैं। दीज एफर्ट हेल्प प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इससे उनको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है, कि इनको फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। सेक्रेड ग्रुव क्या है? सेक्रेड ग्रुव तो पौधों को और एनिमल को और प्लांट्स को गॉड और गॉडेस मान के वर्शिप करना, यही क्या है? ऐसे पेड़ पौधे ही क्या हैं? सेक्रेड। पवित्र पेड़ पौधे क्या हैं? तो जिनकी पूजा की जाती है, जिनमें गॉड या गॉडेस का बिलीव किया जाता हो, वही क्या है? सेक्रेड ग्रुव। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुंडाज और संथाल छोटा नागपुर में कदम्बा और महुआ की पूजा करते हैं। काय की पूजा करते हैं? कदम्ब पेड़ है, महुआ भी एक पेड़ है। उड़ीसा और बिहार में इमली, इमली देखा कि नहीं देखा? और मैंगो की पूजा की थी। मैंगो के पेड़ की पत्तियां लगाई जाती है शादी के दौरान मंडपों में, इमली की पत्तियां और आम की पत्तियां। ठीक है। मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्री, पीपल और बनियान ट्री को क्या किया जाता है? वर्शिप किया जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? 1973 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973। किनको बचाने के लिए? टाइगर को बचाने के लिए आया होगा। चिपको मूवमेंट, हग ट्रीज टू स्टॉप देम बीइंग कट डाउन। ओके। बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में। सीड को प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या प्रोविजन थे? तो प्रोटेक्शन की, उनको
हंटिंग नहीं करेंगे, जंगल नहीं काटेंगे, बिना वजह कोई जाएगा नहीं जंगलों में परेशान करने। हंटिंग को प्रोहिबिशन, इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट एरिया बनाना, वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर बैन लगाना, वाइल्ड लाइफ को बेचने खरीदने पर बैन लगाना, ये प्रोविजन थे। इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नहीं है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिमार्केशन करना नहीं है, बाकी सब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के मीजर है, पर ये डिमार्केशन मीजर नहीं। मेक द कॉलम, बताइए रिजर्व फॉरेस्ट कितना होता है? रिजर्व प्रोटेक्टेड कितना है? आंसर तो नजर ही नहीं आ रहा मेरे को, सही आंसर तो है गलत लिखा हुआ है इसमें। अरे रिजर्व कितना होता है? मोर देन हाफ होता है ना, इसमें तो सामने कुछ और ही लिखा है, गड़बड़ है कुछ इसमें। प्रोटेक्टेड कितना है? 1/3, और ये इसको अभी काउंट नहीं किया गया, तो ये वाले आंसर को मिलाना मत, आगे इसका आंसर लिखा होगा, देखते हैं। कुछ ना वो लाइन गलत छप गई है यार, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये नया चैप्टर आ गया, क्या आ गया? जल जीवन मिशन का एम क्या है बताओ? जल जीवन मिशन आया हुआ है JJM, JJM कब स्टार्ट हुआ? प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। रूरल एरिया में पीने का साफ पानी पहुंचाना, घर घर पहुंचाना। कैसे पहुंचाना? ले जाके नहीं देंगे उनको, टेप के थ्रू नल पहुंचाना, जैसे नर्मदा का पानी नहीं पहुंच रहा ऐसे। एवरी होम, हर घर जल, देखो हर घर जल, साफ, गंदा नहीं, जैसे इंदौर में गंदा पानी पिला दिया सबको, ऐसा पानी नहीं। वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी अच्छी हो, पीने लायक हो। अटल भूजल योजना, कौन सी योजना? ABY, अटल भूजल योजना। ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना, ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लाना और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को पब्लिक की हेल्प से इंप्रूव करने की स्कीम है अटल भूजल योजना। सरदार सरोवर डैम कहां बना हुआ है? कौन सी नदी पे बना हुआ है? पक्का? कृष्णा गोदावरी का डिस्प्यूट कौन कौन सी कंट्री के बीच है? कौन कौन सी स्टेट, सॉरी कंट्री नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहां हुआ है सबसे पहले? तमिलनाडु में। पानी की कमी आने का मेन कारण क्या है? पानी, बारिश का कम होना, सही से इस्तेमाल नहीं करना। ये वर्ड पहली बार सुनोगे, खादिन एंड जोहड, सुन रखा है? खादिन और जोहड। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड ऑफ राजस्थान। ड्राई रीजन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, सूखे एरिया में छोटे गड्ढे बनाकर पानी इकट्ठा करना। ओके। जोहड, स्मॉल पॉन्ड और वाटर रिजर्व दैट हेल्प इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। या इरिगेशन के लिए पानी रोकते हैं खादिन में और जोहड में ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए पानी रोका जाता है। याद कर लेना, ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है। खादिन और जोहद कहां है? राजस्थान में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। कैसे? देखो, डैम बनाएंगे तो उसके क्या क्या एम होंगे? एक तो पानी अवेलेबल कराना, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन में हेल्प करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, क्या बनाना? फिशरीज को प्रमोट करना।
तो बहुत सारे एम हो गए कि नहीं हो गए? इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इरिगेशन के लिए पानी देना, बिजली पानी पहुंचाना, घरे घर पानी जा रहा है, तो ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते हैं, इसलिए इनको मल्टीपर्पज कहते हैं। तो क्या क्या पर्पजेज हैं इनके, देखिए क्या क्या पर्पजेज हैं। दे प्रोवाइड इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर सप्लाई, ये पर्पजेज है इसके। आगे पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? जब डैम बना दिया जाएगा तो पानी जो रुकेगा ना बेक एरिया में, वहां की पब्लिक को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, वहां की पब्लिक को डिस्प्लेस होना पड़ता है। ये इसका क्या है? नुकसान। बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया पानी के अंदर चला जाता है, ये भी इसका क्या है? नुकसान। पानी की कमी वाले एरिया की पहचान कीजिए। जहां हाई एनुअल रेनफॉल है, वो क्या पानी की कमी होगी? नहीं, यहां पानी की कमी नहीं होगी। पानी तो बहुत ज्यादा है पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो यहां पानी की कमी हो सकती है। रेनफॉल ज्यादा है पर गंदा पानी आता है, तो वहां भी पीने के पानी की कमी। लो रेनफॉल, लो पॉपुलेशन, तो भी पानी की कमी नहीं होगी भैया। रिवर वाटर में कौन सा आर्ग्यूमेंट सही नहीं है रिवर वाटर प्रोजेक्ट के लिए? ये जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, यहां से 2 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव पक्के में एग्जाम में आएगा, जो पढ़ाया अभी मैंने ऊपर से किया। अब आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना या मत पढ़ना। तो इससे डिस्प्लेसमेंट और लॉस होता है। क्या ये बेनिफिट है? नहीं, बल्कि ये बेनिफिट नहीं है, ये क्या है? डिसएडवांटेज। ठीक है, बाकी सारे की इरिगेशन मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पीने का पानी लोगों तक पहुंचता है, ये फायदा है। बाकी डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिसएडवांटेज है। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो पहले कभी पढ़े हुए अपन ने। ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी चाहो तो पढ़ सकते हो। एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी सीबीएसई के इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड वाले पढ़े तो कोई गुना नहीं है इसमें, ऐसा लिखा है। बाकी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के डिफरेंट नेम, झूमिंग, पामलाव, डीपा, मिल्पा, कोनुकुब, रोका, लाडांग, रे, ये सब पढ़ा रखा है। किसको कहां क्या बोला जाता है? झूमिंग एग्रीकल्चर या फ्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करते हैं इसमें? जमीन के एरिया को कट, फॉरेस्ट एरिया को कट करते हैं, जलाते हैं, और उसकी राख पे क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बेवरेज क्रॉप कौन है? क्या क्वेश्चन है? तो चाय बेवरेज क्रॉप है। चाय, इसकी कंडीशन देख लेना, 20 से 30 डिग्री बारिश, 150 से 300 सेंटीमीटर, सॉरी 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 150 से 300 डिग्री सेंटीमीटर वाटर। एसिडिक सॉइल, कैसी सॉइल? स्टेपल क्रॉप का नाम बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे स्टेपल क्रॉप कौन सी है? राइस। कौन सी है स्टेपल क्रॉप? राइस। ठीक है। क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किसानों के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस, किसान क्रेडिट कार्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएम फसल बीमा योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड। सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव फार्मिंग क्या है? तो घर के इस्तेमाल के लिए फसल उगाना और घर के इस्तेमाल में लेना क्या कहलाता है? जिसमें वो मॉडर्न आउटपुट का इस्तेमाल नहीं करता हो। मॉडर्न आउटपुट मतलब खाद बीज नहीं डालना, पेस्टिसाइड नहीं डालना, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस क्रॉप आएगी। ओके, इधर भी ध्यान दिलो, बातें किए जा रहे हो। कमर्शियल क्रॉप क्या है?
खुद के खाने के लिए भी इस्तेमाल करना और बाहर भी इसको बेच देना, कमर्शियल क्रॉप। जैसे कॉटन टोबैको, कॉटन टोबैको खुद के खाने के लिए इस्तेमाल ही करेगा इंसान, काहे के लिए बोएगा? बेचने के लिए, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? जब पॉपुलेशन ज्यादा हो और उनको सर्विंग करने के लिए या लोगों को पेट भरने के लिए बहुत ज्यादा पब्लिक मौजूद हो, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यह आंसर लिखा है, छोटा ही आंसर है। रबी और खरीफ में डिफरेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, खुद ही से पढ़ना, ठीक है। जेद क्रॉप क्या है? ऐसी क्रॉप जो समर सीजन में बोई जाती हो। कब बोई जाती हो? समर सीजन में, है ना। उसको क्या बोलेंगे? जायद क्रॉप। जैद नहीं, जायद क्रॉप, ठीक है। हिंदी में जायद है, इंग्लिश में जेद है ना, ठीक है। वो बेवकूफ कितना खुश हो, मेरा कहीं तो नाम आया, कितना खुश हो गया। राइस के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन वैसे सीबीएसई में है, ये कंडीशन एमपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, नो डाउट। चावल के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए, ये सब आप देख लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये भी नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, चलो ये बताओ, सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां होता है? गुड, एमपी में। रबर कहां प्रोड्यूस होती है सबसे ज्यादा? केरला। कैश्यू कहां प्रोड्यूस होता है? कैश्यू कहां प्रोड्यूस होता है? कॉफी और कैश्यू के लिए कैसी मिट्टी की जरूरत है? कॉफी और कैश्यू के लिए लेटेराइट सॉइल की जरूरत है और हेवी रेन की जरूरत है, याद रखना। रबर भी कहां प्रोड्यूस होता है? केरला में। हाईएस्ट प्रोडक्शन रबर का केरला, ठीक है। डायमंड, ये मिनरल वाले चैप्टर में आएगा, वहां से पहले आता रहा है। डायमंड सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है मालूम है? एमपी में। डायमंड कहां प्रोड्यूस होता है सबसे ज्यादा? समझे कि नहीं समझे? जहां हम रहते हैं। केरला मत लगा क्या ना। अगला चैप्टर है इंडस्ट्रियल। चलो, बक्साइट का रॉ मटेरियल कौन है? बक्साइट के लिए बक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। कौन सी मेटल? टेलीफोन वगैरह कौन सा इंडस्ट्री है? इलेक्ट्रॉनिक। डिफाइन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? नेचुरल गुड को ह्यूमन के लिए यूजफुल बनाना ही क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। नेचुरल गुड्स को ह्यूमन के लिए यूजफुल बनाना ही क्या है? बेसिक इंडस्ट्री क्या है? तो बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए मशीन्स वगैरह बनाती है, जैसे आयरन और इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूट करती है? तो सारे टाइप के पॉल्यूशन लिख देना इसमें, एयर पॉल्यूशन, वाटर, नॉइज और सॉइल और लैंड पॉल्यूशन, है ना। यहां से मर्जी से बना के लिख देना क्या क्या कारण हो सकते हैं। और ये कैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए वो लिखना है। तो इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल किया जाए, पानी को नदियों में नहीं बहाया जाए, ये सब पढ़ना है इसमें। रॉ मटेरियल के बेस पर इंडस्ट्री के टाइप, रॉ मटेरियल यूज के बेस पर। एग्रो बेस, मिनरल बेस, बोलो एग्रो बेस कौन कौन सी है? कॉटन, वूल, रबर इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन आएगा सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है? तो लाइम और लाइमस्टोन और जिप्सम, और एक और है कुछ सिलिका। लाइमस्टोन, जिप्सम और सिलिका आगे लिखा होगा, आगे नोट्स में लिखा होगा। मेन रोल के बेस पे इंडस्ट्री कौन सी है? बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री।
बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है, पढ़ लिया ऐसे तो, है ना। बेसिक इंडस्ट्री बता दो इधर बेटे में जितने भी भोंड, सारे के सारे जाओ बाहर चले जाओ, चलो। क्या होती है बेसिक इंडस्ट्री? क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या बनाती हो, रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह अवेलेबल कराती हो। और कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है? जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हो जो डायरेक्ट किन के यूजफुल हो, कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए, खाने पीने की चीजें बनाती हो, कपड़े वगैरह बनाती हो, शूज वगैरह बनाती हो। ये कौन सी इंडस्ट्री है? कंज्यूमर इंडस्ट्री। कैपिटल के बेस पर स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री। ओनरशिप के बेस पर पब्लिक और जॉइंट, ठीक है। यहां देखो प्राइवेट इंडस्ट्री कौन है? टिस्को और बजाज और डाबर। भेल सेल कौन सी इंडस्ट्री है? पब्लिक। उसके बाद जॉइंट सेक्टर, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये कौन सी इंडस्ट्री है? जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में कौन आएगा? सुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र और कोयर इंडस्ट्री इन केरला। पहली टेक्सटाइल मिल कहां लगी, कब? ठीक है। फर्स्ट जूट मिल कहां लगी? कोलकाता में, कोलकाता के रिसरा में। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है? अगेन आ गया क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण क्या है? ये वाला पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे कंट्रोल करें? ये वाला, वो पीछे वाला छोड़ देना, ये वाला पढ़ लेना। पीछे जो आंसर गए ना वो पैराग्राफ के फॉर्म में ज्यादा सही नहीं है, ये वाला आंसर पॉइंट के फॉर्म में ज्यादा सही है, ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये अगला चैप्टर चालू हो गया, आई होप। वही है क्या? उसी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया यहां पे, वही नोट्स आए। अब क्या है ये क्वेश्चन देखो एक बार। फैक्टर अफेक्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। फैक्टर अफेक्टिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल होना, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना, लेबर अवेलेबल होना, पावर सप्लाई, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, गवर्नमेंट, लिख के आ जाना। ये जो चीजें ये जहां अवेलेबल होगी वहां इंडस्ट्री लगाना आसान होगा, ओके। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी है ये पढ़ा दिया पहले, आगे देखिए। ये देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में क्या यूज होता है रॉ मटेरियल? लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। ठीक है। मिनरल होमोजीनस नेचुरली सब्सटेंस है। मेटेलिक मिनरल में कौन कौन सा आएगा? आयरन और मैग्नीज, ये मेटेलिक मिनरल है। कौन सा मिनरल है? कॉपर, बॉक्साइट, जिंक नॉन फेरस है पर मेटेलिक है। नॉन फेरस है पर ऑब्जेक्टिव आएगा यहां से। माइका, लाइमस्टोन और जिप्सम और डायमंड और नॉन मेटेलिक मिनरल है। कैसा है? और डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये भी आ सकता है। डायमंड का प्रोडक्शन एमपी में होता है, ये भी आ सकता है। एनर्जी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एनर्जी मिनरल्स हैं, ठीक है। एटॉमिक मिनरल, यूरेनियम, थोरियम एटॉमिक मिनरल्स हैं, ओके। ये जिनको पढ़ना है पढ़ लेना, ये सीबीएसई के लिए, बाकी लोग रहने देना। मार्बल, लाइमस्टोन,
ये ऑब्जेक्टिव वाला है, इसमें नहीं आया है, ये वाला ये पढ़ा रहा हूँ, देखो ये पढ़ा रहा हूँ, इसमें बाकी का आया नहीं है, जो तुमको ये लास्ट करके पढ़ा रहा हूँ ना, ये नहीं आया है, बाकी का ये सीमेंट उद्योग है ना, ये वाला था। रेट होल माइनिंग कहाँ होगी? तो मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। रेट होल माइनिंग क्या होती है? अर्थ के अंदर बहुत गहराई तक सुरंगें बनाकर माइनिंग की जाती है कोल वगैरह की, इसको रेट होल माइनिंग कहते हैं। ठीक है, मेघालय के जयंतिया और खासी हिल में, जिसको बोला है जोवाई माइनिंग। ठीक है, छोड़ो। आयरन और बेल्ट एक बार पूछा गया है, लेकिन अब पूछा जाएगा नहीं एमपी बोर्ड में, पर सिर्फ बेल्ट याद कर जाना। दुर्ग, बस्तर, बेल्लारी, जिनको पूरे नंबर लाना है, बाकी लोग रहने देना। वेरी आईएमपी, जहां से एक क्वेश्चन पक्का है, वेरी आईएमपी, ये पहले पढ़ा दिया ऊपर, वही है। एल्यूमिनियम के लिए काय से निकलते हैं? बक्साइट से। झारखंड में क्या प्रोड्यूस होता है? माइका। कौन सी रॉक में डिपॉजिटेड होते हैं मिनरल? तो सेडिमेंट्री। मोनाजाइट सैंड में कौन होता है? तो थोरियम। ठीक है, चलो। मिनरल की डेफिनेशन आएगी तो मर्जी से लिखना है। इस चैप्टर से मैप वर्क आएगा। क्या आएगा? अरे इस चैप्टर से क्या आएगा? मैप वर्क ही आएगा। क्या आएगा? ऐसे करके पूरा जियोग्राफी हो जाता है फिनिश। फिर से मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये पूरा के पूरा वीडियो भी डाल देंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों तक पहुंचा देना। और यहां से पहले चैप्टर के क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिख। पहला चैप्टर यहां से ना, पहले तो सॉइल प्रोफाइल, पहले चैप्टर से सॉइल इरोजन, फिर ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल, इनके फीचर, लेटेराइट, सारे टाइप की सॉइल पढ़ लेना। पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद शीट इरोजन, गली इरोजन, बेडलैंड, इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन के कारण, हिली रीजन में सॉइल इरोजन का कारण क्या है? टेरेस फार्मिंग। हिली रीजन में टेरेस फार्मिंग होता है। सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन कैसे करें? सॉइल कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन, कंटूर प्लॉइंग, टेरेस फार्मिंग, एफॉरेस्टेशन, ये सब सॉइल इरोजन से बचने के मेजर्स हैं। ये क्वेश्चन पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पहले चैप्टर में डिफाइन रिसोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट कहां हुई? एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 5-7 क्वेश्चन है जो कि यहां से इंपॉर्टेंट है। ओके, पूरा जियोग्राफी हो गया है। एक वीडियो जिसमें पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे 1 बजे वाली क्लास में। उसके बाद बचे हुए चैप्टर भी करा देंगे, आपको पढ़ना है। ओके।